हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। आज हम लोग देखने वाले हैं कि क्या करियर ऑप्शंस हैं जो कॉमर्स में आप लोग चूज कर सकते हो। कॉमर्स में ऐसा क्या नहीं है, इस वीडियो में हर एक पॉइंट पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि 12th के बाद आप कौन कौन से करियर ऑप्शंस को चूज कर सकते हो। आपने जितना सोचा था ना, उससे कहीं गुना ज्यादा ऑप्शंस कॉमर्स में है और आज इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं। दोस्त, रिश्तेदार, टीचर सब कुछ अलग सजेशन दे रहे हैं और दिमाग में कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है। कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, हम फ्यूचर में क्या करेंगे, अरे हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, कितना सारा कंफ्यूजन है ना। बोर्ड्स खत्म होने की खुशी चालू ही हुई थी कि लोगों ने सवाल पूछना चालू कर दिया। अब क्या करोगे जीवन के साथ? बच्चों में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, लेकिन सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं। लेकिन डोंट वरी, हमसे बेहतर कॉमर्स और कोई जानता है क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं कि सीए करना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि लॉ परस्यू करो, कोई बोल रहा है कि अंडर ग्रेजुएशन में बीबीए या एमबीए कर लो, और मेरे को अलग एडवाइसेस भी मिल रहे हैं जिसमें वो बोल रहे हैं आप तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो। क्या यही गिन चुन के कुछ ऑप्शंस बच जाते हैं क्या कॉमर्स में? ना 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 ना, बिकॉज कॉमर्स में भी आपके सामने हजारों ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो सबसे पहले 12th के बाद जो इमीडिएट कोर्स आप करते हो वो कहलाता है आपका अंडर ग्रेजुएशन कोर्स। और अंडर ग्रेजुएशन कोर्स बेसिकली 3 साल का होता है और आप उसमें कुछ भी परस्यू कर सकते हो जिस सब्जेक्ट में भी आपका इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले आप परस्यू कर सकते हो बीकॉम। बीकॉम आप प्लेन बीकॉम भी कर सकते हो, यानी जनरल बीकॉम भी कर सकते हो। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट में स्पेशलिस्ट बनना है भैया, यानी अगर आपको टैक्सेशन में, मान चलिए आपका इंटरेस्ट टैक्सेशन में बहुत है, तो आप किसी सब्जेक्ट के साथ जो बीकॉम करते हो वो आपका कहलाता है बीकॉम ऑनर्स। ठीक है, फिर आप बीकॉम कर सकते हो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के साथ साथ भी। अगर आपका इंटरेस्ट बैंकिंग में है या इंश्योरेंस में है तो आप बीकॉम विद बैंकिंग एंड इंश्योरेंस भी कर सकते हो। फिर आप बीकॉम विद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हो, यानी अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंटिंग में है, फाइनेंस में है, तो आप बीकॉम विद फाइनेंस एंड अकाउंटिंग भी कर सकते हो। अगर आपको अकाउंटेंट बनना है तो यही एकमात्र तरीका होता है, यानी हाँ, जो सीए वगैरह होते हैं वो भी काइंड ऑफ अकाउंटेंट ही होते हैं। यानी अगर आपको एक सिंपल अकाउंटेंट बनना है तो आप बीकॉम विद अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करके एक अकाउंटेंट बन सकते हो। ठीक है, फिर आप बीएससी विद फाइनेंस कर सकते हो, यानी जो फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये बहुत ही ग्रोइंग सब्जेक्ट्स हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो इंसान कॉमर्स ऑप्ट कर रहा है वो फाइनेंस, इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स या टैक्सेशन को भूल जाता है। कुछ बच्चे बीएससी के साथ यानी बैचलर ऑफ साइंस के साथ भी फाइनेंस कर सकते हैं। ठीक है, फिर है आपके पास बीएफआईए यानी बैचलर ऑफ फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो ये बहुत ही ग्रोइंग सब्जेक्ट है। आप देख सकते हैं कि आजकल फाइनेंशियल नीड कितनी बढ़ती जा रही है लोगों की, तो इसलिए अगर किसी को बीएफआई करना है तो वो भी किया जा सकता है। अगर किसी को बीबीए करना है, यानी किसी का सोल इंटरेस्ट ही बिजनेस में है, तो वो बीबीए कर सकता है, जो कि कहलाता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर किसी का प्योरली इंटरेस्ट मैनेजमेंट में है तो वो बीएमएस कर सकता है, बोले तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। और साथ साथ में कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो अंडर ग्रेजुएशन के लिए भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और वो एग्जाम आपका कहलाता है CUET। तो इसके लिए भी आपके लिए डिटेल में वीडियो आएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, फिर इसके बाद आप बैचलर इन इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं, यानी अगर किसी का इंटरेस्ट इंटरनेशनल बिजनेस करने में है, यानी उसको अपने देश में तो बिजनेस करना ही है, लेकिन अपने बिजनेस को आगे तक भी लेके जाना है, बियॉन्ड ज्योग्राफिकल लिमिट्स तक भी लेके जाना है, तो वो इंसान बैचलर इन इंटरनेशनल बिजनेस भी कर सकता है। फिर आपके पास है बीए इन इकोनॉमिक्स एंड बीएससी इन इकोनॉमिक्स। अब जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ना बच्चों, वो बहुत ही ग्रोइंग सब्जेक्ट है, बहुत ही इमर्जिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट की अपने आप में बहुत खासी इंपॉर्टेंस है। तो जो इंसान साइंस लेके बीएससी करते हैं वो भी उसके साथ बीएससी इन इकोनॉमिक्स करते हैं, और साथ साथ में जो इंसान ह्यूमैनिटीज लेके बीए करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स करते हैं, वो भी साथ में इकोनॉमिक्स को परस्यू करते हैं। ठीक है, फिर बीए इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं। फिर आप बीए एंड एलएलबी कर सकते हैं, यानी अगर आप लॉ परस्यू कर रहे हो, अगर आप एलएलबी कर रहे हो तो आप बीए के साथ भी एलएलबी को कर सकते हो, आप बीकॉम के साथ भी एलएलबी को कर सकते हो, और साथ साथ में आप बीए विद एलएलबी भी कर सकते हो। तो आप एलएलबी को, लॉ को किसी भी कोर्स के साथ परस्यू कर सकते हो। ठीक है, उसमें कोई भी रोक रुकावट नहीं दी जाती है आपको। फिर आप बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो, यानी अगर आपको, जैसे कि मैंने बोला ही, अगर आपको प्योरली कंप्लीटली इंटरेस्ट ही बिजनेस करने में है, अगर आपको बनना ही बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, तो आप इसके लिए बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो। फिर बीएससी इन बिजनेस एनालिटिक्स भी कर सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट डाटा एनालिटिक्स वगैरह में है तो आप बीएससी के साथ साथ बिजनेस एनालिटिक्स भी कर सकते हो।
फिर बैचलर इन डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स। जो ई कॉमर्स है वो बहुत ही ग्रोइंग सब्जेक्ट है। हम देख सकते हैं कि जो आजकल की जो हमारे सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी हम काम करते हैं, वो सारे हमारे ई कॉमर्स की मदद से ही किए जाते हैं। तो आप साथ साथ में बैचलर इन डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स भी परस्यू कर सकते हो। तो ये आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस खुले हुए हैं अंडर ग्रेजुएशन के लिए। तो आपको जो भी कोर्स करना है वो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही करना। किसी की भी देख दिखावे पे, या आपका फ्रेंड अगर कुछ कर रहा है तो आप उसकी नकल मत करना, आप उसको कॉपी मत करना, लेकिन ये देखना कि आपका इंटरेस्ट किस स्ट्रीम में है, किस सब्जेक्ट में है, और उसी हिसाब से जो इतने सारे ऑप्शंस है उस हिसाब से किसी भी ऑप्शन को ऑप्ट करना और वही करना। अगर आपके पापा का बिजनेस है, अगर आप कुछ भी आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप बीबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हो, यानी अपने पापा दादाजी का बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो ये वाली डिग्री करके, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है एनालिटिक्स वगैरह में, डाटा एनालिटिक्स में, तो आप ये कर सकते हो, बीएससी इन बिजनेस एनालिटिक्स वगैरह कर सकते हो। तो आपके सामने हजारों ऑप्शन खुले हुए हैं, बस आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है। हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है। जब आप नर्सरी में आए तो नर्सरी से आप केजी 1 में गए, केजी 1 से आप गए सेकेंडरी स्कूल में, और 10th के बाद आपने डिसाइड किया कौन सी स्ट्रीम मुझे चूज करनी है। 12th डिसाइड करते ही आपको पता चलता है सर इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है बैचलर्स के। बैचलर्स में आपके 3 से 4 साल चले गए, और फिर आपको समझ आता है कि भैया इससे ही काम नहीं चलेगा, आपसे दुनिया और ज्यादा डिमांड करती है। आपको चाहती है कि आप मास्टर करो किसी चीज में जिससे कि वो आपसे काम करवा सके। तो आप हर उस फील्ड में मास्टर्स कर सकते हो जिसमें आपने बैचलर्स करी है। फॉर लेट्स से अगर आपने बीकॉम किया है तो बीकॉम मतलब बैचलर्स ऑफ कॉमर्स होता है, ठीक है। अब उसमें आपको मास्टर करना हो तो यहां पे आ जाता है एमकॉम। एमकॉम मतलब कॉमर्स का मास्टर्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स, ठीक है बेटा। ये आप प्लेन भी कर सकते हो और बहुत स्पेशलाइज्ड टॉपिक में भी कर सकते हो, जैसे कि फाइनेंस हो गया, अकाउंटिंग हो गया, टैक्सेशन हो गया। ये जनरली प्रेफर्ड क्या होता है कि जिस चीज में आपने बैचलर किया हो ना, उसी में अगर आप मास्टर्स कर लो तो आपको वेटेज और ज्यादा मिलता है। उसी की तरह एमएससी भी आपने देखा, एमएससी भी आप कर सकते हो ऐसी थोड़ी टेक्निकल चीजों में, जैसे कि फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इसके अंदर थोड़े नंबर्स काफी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कुछ चीजें आप चूज कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना ये नंबर्स ज्यादा मजा नहीं आता, तो वो चाहते हैं कि हम मैनेजमेंट रोल में घुस जाएं। सर मैनेजमेंट रोल के लिए क्या करें? सबसे बड़ा एक आपका नाम आता है सामने जो आपके आसपास के हर व्यक्ति कर रहे हैं, जिसका नाम है एमबीए। एमबीए क्या होता है सर? मैनेजमेंट रोल के लिए एक मास्टर्स डिग्री होती है। सर उसको निकालने के लिए कौन सा एग्जाम देना होता है? कई सारे एग्जाम है, लेकिन मैं थोड़े आपको बता देता हूं। सीयूईटी पीजी होता है, कैट का एग्जाम होता है, जैट का एग्जाम होता है, स्नैप का एग्जाम होता है, ऐसे कई सारे एग्जाम्स होते हैं। देखो एक तो कैट का एग्जाम है जिसमें आपको सारे आईएम कॉलेजेस मिलते हैं। आप आईएम कॉलेजेस में जाके अपने अपने स्पेशलाइजेशन के अंदर मास्टर्स डिग्री ले सकते हो, जैसे कि एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। और लेट मी टेल यू, आपको मैं बता दूं, आईएम अगर आप टॉप चले जाते हो तो ऑन एन एवरेज टॉप आईएम्स की सैलरी जो होती है सालाना वो 30, 35, 40 लाख के आसपास होती है। एवरेज बोल रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। तो ये टॉप आईएम्स की मैं सैलरी बता रहा हूं। तो उस लेवल पे अगर आप पहुंच जाओ तो आपको इतना पैसा देने के लिए भी लोग बैठे हुए हैं। फिर आपके पास आता है पीजीडीएम, ये आपका डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो कि मोर प्रैक्टिकल अप्रोच पर काम करते हैं। ये चेंज हो सकते हैं, एमबीए कोर्सेज थोड़े रिजिड होते हैं सब्जेक्ट में। पीजीडीएम जो होते हैं वो मोर रियलिस्टिक अप्रोच देते हैं, काम करना रियल लाइफ में सिखाते हैं आपको, ठीक है बेटा। फिर आता है एग्जीक्यूटिव एमबीए। सर ये क्या है? अभी तो एमबीए के बारे में बात किया। एग्जीक्यूटिव एमबीए एक ऐसा प्रोग्राम है कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम छोड़कर एमबीए करने चले जाते हैं, तो उनके लिए 2 साल इन्वेस्ट करना, फिर से वापस पढ़ाई करना, काम करते करते भैया पैसा कमा रहे थे, छोड़ के आना पड़ा, एमबीए करना पड़ रहा है, तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो एग्जीक्यूटिव एमबीए नाम की एक चीज निकाली गई जिसका मतलब है आप एमबीए करो पर 1 साल का ही कोर्स है वो। ये एग्जीक्यूटिव एमबीए माना गया। जिनके पास 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस है वो मात्र 1 साल में एमबीए करके, जस्ट बिकॉज उनको मास्टर्स डिग्री चाहिए, वो एग्जीक्यूटिव एमबीए करके निकल सकते हो। टॉप आईएम और टॉप कॉलेजेस से कर सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है। इसका भी आपको एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है बेटा। फिर आपके बाद आते हैं एमए। जैसे आप बीए करते हो वैसे एमए होता है। एमएससी मैंने भी आपको बताया, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो कि हर जगह अवेलेबल है और हर किसी को इसकी जरूरत है, तो इसके अंदर आप मास्टर्स कर सकते हो। देयर इज अ ह्यूज स्कोप एंड ह्यूज डिमांड इन इट, ठीक है बेटा। फिर आपके पास आता है मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी। ये ऐसे कई सारे अलग अलग पार्ट्स में ऐसे मास्टर्स हैं, जैसे कि आप पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए आपको सिखाया जाता है कैसे आप वो एथिक्स ला सकते हो, कैसे आप पब्लिक पॉलिसीज बना सकते हो, फ्रेम कर सकते हो। उसके अंदर मास्टर्स की जाती है, उसके अंदर आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर आता है एमएससी। एमएससी मैंने अभी आपको बताया, आप उसको अलग अलग फील्ड में भी कर सकते हो। फाइनेंशियल एनालिटिक्स के अंदर कर सकते हो, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर कर सकते हो। सर ये होता क्या, थोड़ा सा बता दो ना बेटा। इस वीडियो में
में मैं थोड़ा ही बता पाऊंगा। डिटेल्ड अगर आपको चीजें चाहिए कमेंट कर देना, हर एक चीज के बारे में, हर एक इंटरेस्ट के बारे में आपको डिटेल वीडियो भी बनवा कर दे देंगे। बिजनेस एनालिस्ट का मतलब होता है बिजनेस की चीजों को एनालाइज करना टूल्स की मदद से। कई सारे आपके फाइनेंशियल टूल्स होते हैं, कई सारे आपके ऐसे टूल्स होते हैं जो आपकी बिजनेस की कंडीशन को समझाते हैं। तो ऐसे टूल्स की मदद से कैसे डिसीजन लेने चाहिए उसके बारे में आपको काफी सारी चीजें बताता है। फिर आता है बेटा आपके पास एलएलएम। सर एलएलएम क्या होता है? एलएलएम का मतलब होता है, आपने एलएलबी सुना हुआ है, मतलब लॉयर्स बनते हैं, हाँ या ना? एलएलबी के बाद अगर आपको लॉ में मास्टर्स करना हो तो आप एलएलएम भी करते हो। सर इसके लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? कई सारे एग्जाम्स होते हैं बेटा, लेकिन क्लैट एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम माना जाता है। ठीक है बेटा, चलो जी, एल सैट हो गया, ऐसे कई सारे एग्जाम्स होते हैं। और मास्टर्स आप और भी दूसरी फील्ड में कर सकते हो, जो कि बिजनेस एनालिस्ट हो गया, उसके साथ साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड कंप्लायंस। ये क्या होता है? इसके अंदर आप कैसे एथिकल पॉलिसीज बना सकते हो, कैसे आप लीगल पॉलिसीज बनाने में मदद कर सकते हो, लीगल एडवाइस दे सकते हो किसी कंपनी को या किसी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन को। इस तरीके से चीजों के अंदर मास्टर्स करी जाती है और कई सारे एग्जाम्स के थ्रू आप इनके अंदर जा सकते हो। मतलब अगर आपने बीकॉम में कोई अच्छा कॉलेज नहीं किया ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप मास्टर्स में भी अपना जीवन सुधार सकते हो। अब हमको क्या अंडर ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं जिसमें हम एनरोल कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज करें, आप अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, साथ साथ में आप प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हैं। क्या है वो प्रोफेशनल कोर्सेज? तो सबसे ज्यादा कॉमन और बहुत ज्यादा सुनाई देने वाला कोर्स सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जिसमें आप ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ये सारी चीजें सीखते हो कि एक कंपनी में जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं क्या वो सही तरह हो रहे हैं, क्या वो बैलेंस शीट सही बना रहे हैं, कहीं कुछ घपला तो नहीं है। ये सारी चीजें आप सीए में सीखते हो। और ऑप्शंस क्या है? सीएमए, जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये अकाउंटेंट्स क्या करता है कि अगर कोई चीज बन रही है कंपनी में तो उसके कॉस्ट के ऊपर ये लोग काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये घड़ी बनानी है किसी कंपनी को, ये कंपनी घड़ी बना रही है, लेकिन क्या इसकी कॉस्टिंग सही आ रही है? क्या इस घड़ी की इतनी फिजिबल कॉस्टिंग आ रही है कि इस पे बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकें? क्या इसका कॉस्ट किसी भी रूप से कम हो सकता है? ये सारी चीजें कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद आता है सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, जो लॉफुली देखता है कि कंपनी एथिकली अपनी पॉलिसीज को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, लॉ से कंप्लाई करके वो चल रही है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है ना, कभी हम कर देते हैं कंपनी में, पता नहीं होता है कि कानून है या नहीं। तो सीएस क्या करता है? मेक श्योर करता है कि जो कानून है उस कानूनन प्रक्रिया में क्या ये कंपनी वैसे ही चल रही है, क्या ये सारे लॉज वगैरह फॉलो कर रही है या कहीं कुछ डेविएशन है। ये सारी चीजें सीएस जो होते हैं, कंपनी सेक्रेटरीज, वो देखता है। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर एक ऐसा प्रोफाइल होता है जो मोस्टली बैंकिंग में आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप अपनी फाइनेंशियल रिस्क का मतलब वेल्थ जो आपके पास है, जो आपके पास पैसा है, जो बैंक के पास पैसा है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसकी रिस्क को एनालाइज करें कि मतलब कि कहां पे ज्यादा पैसा मिल सकता है, इंटरेस्ट में ज्यादा पैसा मिल सकता है, भाई डिविडेंड में या किसी इन्वेस्टमेंट में वहां से ज्यादा पैसा मिल सकता है। तो इस पैसे का यूटिलाइजेशन कैसे करें कि रिस्क मैनेज हो जाए, रिस्क मिनिमम से मिनिमम आए, ये एक बंदा करता है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। ठीक है, उसके बाद आती है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। जैसे आजकल बहुत सारे लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करवाते हैं कि भाई पैसा तो मेरे पास है लेकिन इसको यूज कैसे करना है, इसका तरीका मुझे नहीं पता। तो उसके लिए आता है फ्रेम में सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, जो एक बंदे का पूरा हिसाब बना के देगा कि यार यहाँ पे इतना पैसा लगाओ, यहाँ पे आप इतना पैसा लगाओ, इतना सेविंग्स के लिए रखो, इतने से आप टर्म इंश्योरेंस ले लो। आपके पैसों को कैसे, मतलब लोगों के पैसों को, आपके पैसों को, आप तो ये सारी चीजें कर रहे होगे कि लोगों के पैसे को मैनेज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हारे पास आया कि मेरे पास पैसे हैं, मेरी इतनी सैलरी है, फलाना जितनी भी सैलरी है, इसको मैं कैसे बाइफरकेट करूं कि मैक्सिमम बेनिफिट हो और मुझे कोई अगर फ्यूचर में प्रॉब्लम आ जाए तो मैं उसको भी कर पाऊं, मतलब उसको भी मैनेज कर पाऊं मैं टाइमली। तो वो सारी चीजें जो बताता है वो है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है उसके बारे में ये सारी चीजें इस कोर्स में पढ़ाई जाती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, ऐसा प्रोफेशनल जो कोई एक प्रोजेक्ट को, जैसे हमारा नेक्स्ट टॉपर्स में भी ना एक जैसे टीम्स बनी हुई हैं, कॉमर्स टीम है, ह्यूमैनिटीज टीम है, साइंस टीम है, तो इनका एक प्रोजेक्ट मैनेजर है। अब ये प्रोजेक्ट मैनेजर भी ऑब्वियसली कॉमर्स की फील्ड से ही है, जो ये देखता है कि यार इस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकल सकती है, कितना प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल है, इस प्रोजेक्ट में और क्या करना चाहिए, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीजें इस फील्ड में इंक्लूड हो जाती हैं। अब ये तो मैंने बताया ये प्रोजेक्ट मैनेजर कहां पर है, यूट्यूब में। तो ऐसे ही दूसरी कंपनीज में, या फिर देखो जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, टीसीएस नाम की एक कंपनी है।
तो उसमें भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो एक पर्टिकुलर पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, किसी कंपनी के प्रोजेक्ट को मैनेज करता है। किस किस को वो मतलब किस किस पे बांटना है, बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं नीचे, तो किसको क्या काम देना है, कितनी उससे एफिशिएंसी निकलवानी है, वो सारी चीजें एक प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। ठीक है, तो वो आपके पास कोर्सेज अवेलेबल है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल आप बन सकते हैं। 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन, ये वाला क्या होता है कि देखो हर प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे कंपनीज में बहुत सारे प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मैगी बनने का एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस, ये तो चल रहा है, प्रोसेस तो चल रहा है। 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन ऐसा है कि ये एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव हो सकती है किसी भी प्रोसेस की, उसके ऊपर काम करता है कि मोबाइल तो बन रहा है लेकिन मोबाइल को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, कम कॉस्ट में कैसे बना सकता है, या फिर उसी कॉस्ट में क्या एक्स्ट्रा दिया जा सकता है। ये सब 6 सिग्मा सर्टिफिकेशन के अंदर आपको इस सर्टिफिकेशन कोर्स के अंदर पढ़ाया जाता है। और क्या कोर्सेज है, तो सर्टिफाइड बिजनेस इकोनॉमिस्ट, ये लोग पॉलिसीज से डील करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज से डील करते हैं। मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या चेंजेस करने, क्या इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी चाहिए ऑन प्राइवेट लेवल और ऑन गवर्नमेंट लेवल, दोनों के साथ ये लोग काम करते हैं। इसके बाद आता है डिप्लोमा इन इकोनोमेट्रिक्स एंड डेटा साइंस। इकोनोमेट्रिक्स एंड डेटा साइंस में आप इकोनॉमिक जो डेटा है, जो स्टैटिस्टिक्स के डेटा पढ़ते हो ना आप, मीन मीडियन मोड, इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होगा, इससे कुछ ना कुछ डिराइव होता है यार। ठीक है, जैसे आपने मीन मीडियन मोड, ये चीजें तो पढ़ी हैं, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे बहुत वाइड है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल मीन आपने पढ़ा है, लेकिन आपको तो यही पता है कि क्वेश्चन उससे कैसे होता है, लेकिन रियल लाइफ में इकोनोमेट्रिक्स या फिर डेटा एनालिसिस क्या करता है कि ये जो डेटा है लोगों का, इससे बहुत सारी कंपनीज को अलग मदद मिलती है। लोगों का स्लैब कितना है, मतलब समझो कि एक पर्टिकुलर एरिया का मैंने मीन इनकम ले लिया कि यहाँ पे जितने लोग हैं उनकी एवरेज कमाई कितनी है, और वो एवरेज निकल के आया 30,000 रुपीज, कि कोई एक एरिया है जहां पे लोग ऑन एन एवरेज 30,000 रुपए महीना कमाते हैं। तो वहां पे बिजनेसेस को एज अ डेटा साइंटिस्ट मैं ये मदद कर सकता हूं कि उस बिजनेस को ये बताऊं कि तू कोई प्रोडक्ट निकाल रहा है तो कितने का निकाल। फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपए महीने कमाने वाला अगर कोई एक सराउंडिंग है तो वहां पर डव जो साबुन है वो बिक सकता है, अच्छा बिक सकता है। ठीक है, क्यों बिक सकता है, क्योंकि वो महंगी रेंज में है और 30,000 रुपए महीना कमाने वाला बंदा उस चीज को अफोर्ड कर सकता है। वहीं कहीं का अगर एवरेज जो इनकम ग्रुप है वो 6 से 7,000 है, मतलब महीने में 7-8 हजार रुपए उनकी इनकम है, एवरेज इनकम, तो वहां पर डव नहीं चल सकता। तो ये डेटा से जो चीजें कहां पे मदद हो सकती है, उस डेटा का एनालिसिस कैसे हो सकता है, वो आप करते हो जब आप सीखते हो डिप्लोमा इन इकोनोमेट्रिक्स एंड डेटा साइंस। ठीक है, तो ये एक फील्ड हो गई। और देख लेते हैं गूगल डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल, जैसे हम भी वीडियो बना रहे हैं तो ये वीडियो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, वो वाली चीजें करवाता है एक डिजिटल मार्केटिंग वाला बंदा। ठीक है, तो गूगल डिजिटल मार्केटिंग के तो आजकल बहुत सारे कोर्सेज हैं, क्योंकि हर कोई बंदा ना ऑनलाइन बिजनेस खोलने की कोशिश करता है, और ऑनलाइन कोर्सेज में, ऑनलाइन बिजनेसेस में मोस्टली डिजिटल, अरे हर किसी तक पहुंचना ही तो है। ठीक है, तो वो क्या हैशटैग्स यूज होंगे, कैसे और किस टाइम पे एक वीडियो को जाना चाहिए, ये तो मैंने भी यहां पर आकर एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर से ये चीजें सीखी है कि एक वीडियो का टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, वो किस टाइम पे जा रहा है ताकि वो मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंच पाए। तो ये सारी चीजें एक डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन कोर्स में आप सीखते हैं। डिप्लोमा इन स्टार्टअप मैनेजमेंट, जो नए नए स्टार्टअप्स हैं आजकल तो बहुत ज्यादा खुल रहे हैं, तो इन स्टार्टअप्स को भी बहुत ज्यादा एक तरीके से सपोर्ट चाहिए होता है पढ़े लिखे इंसान का, जो ये समझ पाए क्या ये स्टार्टअप लॉ से कंप्लाई कर रहा है, क्या ये स्टार्टअप जैसे अपने बिजनेसेस को कर रहा है ये फ्यूचर तक ये करता रहेगा, इसको कहां से इन्वेस्टमेंट्स लेने चाहिए, ये सारी चीजें स्टार्टअप मैनेजमेंट के डिप्लोमा में आप पढ़ते हो। ये सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं जब आप कॉमर्स की फील्ड को ऑप्ट करते हो। तो ये सारी चीजें जो आपको सानिध्य सर ने बताई, प्रवीण मैम ने बताई और मैंने बताई, ये सारे फील्ड्स अवेलेबल हैं आपके पास, और इसके साथ कुछ और भी हैं, मतलब और भी सारी चीजें। इनमें से कोई ऐसा कोर्स था जहां पे आपको लगता है कि इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है, तो आप बिल्कुल वो कमेंट में लिख दीजिए, तो हम उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो और बना देंगे। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, और बाकी आपकी 11th एंड 12th की पढ़ाई के लिए आप बिल्कुल यहाँ पर प्रारंभ जो बैच है हमारा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपने मोस्टली बहुत सारे बच्चों ने तो कर ही लिया होगा। तो वी विल बी मीटिंग यू इन दिस बैच with all the energy, with all the efforts that we are already putting in these batches। हम बहुत ही अच्छी तरह इस चीज के लिए रेडी हैं, और आई होप आप लोग भी रेडी होंगे, और हम बहुत ही जल्दी अपने बैचेस में आपसे मिलते हैं। कुछ भी डाउट हो, कोई भी चीज है आपको इन सर्टिफिकेशन कोर्सेज और सब के बारे में पूछनी हो, आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। वील मीट इन द कोर्सेज इन द न्यू प्रारंभ ऑफ कॉमर्स। वील मीट
दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अब से मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर्स में, प्रारंभ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बाय बाय।